तो ओके, तो हमारा जो 3 वीडियो आपका जो ब तो है गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका, जहाँ पर हम बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री के सेगमेंट को हम कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले 2 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ये तीसरा वीडियो है जहाँ पर हम पर्टिकुलर अशोक के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे इसलिए अलग से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में। तो अशोक को हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। चलिए अशोक के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन हिट करो और दोस्त में ज़रूर शेयर कर दो। तो पहला पॉइंट है, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश के गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर अपने पिता के कितने दिन बाद वह राजगद्दी पर बैठा। तो बिल्कुल 4 वर्ष बाद बैठा। अब क्यों बैठा 4 वर्ष, इतना समय क्यों लगा, उसे भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ कहाँ का राज्यपाल था, तो वह उज्जैन का राज्यपाल था, उससे पहले राजा बनने से पहले अशोक। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। तो अशोक का अन्य नाम क्या हो सकता है, अशोक वर्धन भी हो सकता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक वर्धन किस शासक का नाम है, या अशोक का दूसरा नाम या अन्य नाम क्या है, तो वह अशोक वर्धन है। मास्की एवं गुजरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलम के अभिलेखों में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है। ये कुछ ऐसे अभिलेख हैं जहाँ पर हमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है कि उसका नाम अशोक था। सिंहली अनुश्रुति यानी कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती। एक बौद्ध ग्रंथ है सिंहली अनुश्रुतियों, इससे में कहा गया है कि जो अशोक है हमारे, जो जो अशोक हैं वह अपने गद्दी को हासिल करने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करते हैं। लेकिन इसका कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है, अन्य ग्रंथों से इससे मैच नहीं हो पाता, जिस वजह से इस पर हमेशा से विवाद खड़ा हुआ है। अगला है, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया तथा कलिंग के युद्ध के पश्चात वह शांति के मार्ग में सम्मिलित हुआ। देखिए उसके 9 वर्ष जब जब अशोक के शासन का 9वां वर्ष चल रहा था, वह कलिंग से युद्ध करता है, कलिंग के राजा से युद्ध करता है और वहाँ पर जीतकर कलिंग को अपने मगध साम्राज्य में तो मिला लेता है, लेकिन वहीं से वह अहिंसा के रास्ते पर चलना आरंभ कर देता है, जो आगे चलकर इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्य वंश की एक पतन की ओर ले जाने का कार्य भी यहाँ पर अशोक के द्वारा किया गया है। अगला है, अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। यहाँ आप अभी भी कर लो क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है कि कितने शिलालेखों में, कितने शिलालेखों में कलिंग के युद्ध का वर्णन है, तो वहाँ 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। अभी आपको बताया कि कलिंग के युद्ध होता है जिसके बाद वो अहिंसा के मार्ग पर चलने लगता है, और बौद्ध धर्म एक ऐसे धर्म है जो अहिंसा को बिल्कुल 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 वह अपने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता हिंसा को, बिल्कुल अहिंसा को बहुत ज़्यादा वह प्रमोट करता है। बौद्ध धर्म शांति के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। तो उसे में कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, शांति के मार्ग पर चलते हैं, बुद्ध के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं। इससे पहले वह शैव धर्म को मानता था। दिवायान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक को बुद्ध धर्म की दीक्षा कौन सी दी थी, तो वह कौन थे, उपगुप्त थे। अब इसके शासनकाल के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष देख लेते हैं। जैसे 9वें वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ, 10वें वर्ष में ये बोध गया की यात्रा करते हैं, कौन, अशोक। जबकि अपने 12वें वर्ष में निगली सागर की यात्रा करते हैं, जबकि 13वें सागर में धम्मा के शिलालेखों का अंकन करते हैं। 14वें वर्ष में यह धम्मा महामंत्रों की नियुक्ति करते हैं। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना एक बार अच्छे से। इसे जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। देखो आप कुछ नहीं बल्कि दिन में 2 या से 3 बार देख लोगे तो भी याद हो जाएगा, पढ़ोगे नहीं फिर भी। जैसे 9वें वर्ष में कलिंग के युद्ध किया, 10वें साल जो अपने शासन का 10वां साल था उसमें बोधगया की यात्रा की, 12वें साल में निगली
सागर की यात्रा की। 13वें वर्ष में धम्मा शिलालेखों में अंकन किया। 14वें वर्ष में महामात्रों की नियुक्ति की और 20वें में लुम्बिनी की यात्रा की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपने पुत्र को किस देश भेजा, तो श्रीलंका भेजा। कौन? महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। ये बहुत ज़्यादा VVI, आप यहाँ पर स्टार मार लो। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ करवाया गया? पाटलिपुत्र में। किसके द्वारा? तो अशोक द्वारा। पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो राजगिरी में। और किसके द्वारा किया गया था? तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। दूसरा कालाशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया। तीसरा भी पाटलिपुत्र में। कौन? ये अशोक के द्वारा किया गया। आई होप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और दोस्तों में शेयर कर देना। ऐसे ही वीडियो और ज़्यादा आपको भी मिलते रहेंगे इस चैनल पे।